आप इस दास्तान की 16 किस्तें समाप्त फरमा चुके हैं। आइए किस्त नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। इतनी देर में राजकुमार को ड्यूटी में बुलवाया जा चुका था। डीएसपी के इशारे पर सब इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर राजकुमार के सीधे हाथ में हथकड़ी डाली और उसे बाहर चलने का इशारा किया। राजकुमार भी कुछ हैरान सा और कुछ खफी के ख्याल में बाहर की तरफ चल पड़ा। बाहर निकलते ही सिपाहियों ने राजकुमार को जीप के पिछले हिस्से में धकेला और ख़ुद भी साथ ही बैठ गए, जबकि ड्राइवर के साथ डीएसपी बैठा और जीप तेज़ रफ्तारी से शहर की जानब दौड़ने लगी। प्रदीप राव अपने 10 आदमियों समेत एक कार और एक जीप में बैठे जेल की जानब जाने की सोच रहा था। ये राजकुमार का बच्चा ख़ुद को बड़ा तीसमार खां समझता है। आज उससे अपने दोस्त दलीप सिंह का बदला लूँगा। उस वक़्त शाम के 4:30 बजे थे और प्रदीप राव को इल्म था कि मुलज़म को शाम 5 बजे से पहले रिहा नहीं किया जाएगा। जेल की हदूद में दाखिले से पहले सभी साथियों को उनकी पोजीशनें समझाईं। जेब में मौजूद 4 आदमियों को मुखातब करते हुए बोला, तुम राजकुमार को अच्छी तरह पहचानते हो। जैसे ही वो जेल के दरवाजे से बाहर कदम निकाले उसे गोलियों से छलनी कर दो, भले ही इस हमले में मज़ीद कितने ही आदमी मारे जाएं। इसके बाद वो बैरूनी गेट पर मौजूद अपने आदमियों के पास पहुंचा और उन्हें इशारे से करीब बुलाया। वो सभी शक्ल से ही छटे हुए बदमाश लग रहे थे। सुनो, अगर किसी तरह राजकुमार ड्यूटी वाले हमले से बच जाए तो उसे इस गेट के बाहर जिंदा नहीं निकलना चाहिए। तुम लोगों को मुतबादल मोर्चे की हैसियत हासिल है, मगर याद रखो इस मामले में मुआफ़ी की कतई गुंजाइश नहीं। हम सब की अपनी ज़िंदगी भी दांव पर हैं। अगर वो बच गया तो हमारी खैर नहीं। इन तीनों ने कोई जवाब दिए बगैर असबात में सर हिला दिया। आज प्रदीप राव टहलते हुए ड्यूटी के बाहर मौजूद पान सिगरेट के खोखे में पहुंचकर सिगरेट सुलगा कर इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगा। कुछ दूसरे लोग भी अपने रिहा होने वाले अजीज़ों के स्वागत के लिए मौजूद थे। उनकी निगाहें बार बार कलाई पर बंदी घड़ी पर जा रही थीं और फिर ड्यूटी के बाहर मौजूद बड़े से घड़ियाल को देखने लगता। घड़ी की सुइयां बड़ी आहिस्तगी से आगे बढ़ रही थी। आखिरकार घड़ियाल ने टन टन करते हुए 5 बजाए तो सभी लोग मुस्ताद हो गए। अपने ढीले ढाले लिबासों में मौजूद आतिशी असलों पर सभी की गिरफ्त मजबूत हो गई। आहिस्ता आहिस्ता रिहा होने वाले बाहर निकलने लगे, मगर उन्हें जिस चेहरे की तलाश थी वो नज़र नहीं आ रहा था। 10 मिनट यूँ गुजर गए जैसे 10 घंटे बीत गए हों। आखिर प्रदीप राव का सब्र जवाब दे गया तो वो आगे बढ़कर जेल के सलाखों वाले गेट के पास पहुंचा और जेल वार्डन को इशारे से करीब बुलाकर सरगोशी के अंदाज में पूछने लगा, राजकुमार ने तो आज रिहा होना था, वो कब रिहा होंगे? जेल वार्डन इस पर सरसरी सी निगाह डालते हुए बोला, श्रीमान जी, राजकुमार जी तो तकरीबन 1 घंटा पहले जा चुके हैं। उन्हें पुलिस किसी दूसरे केस में गिरफ्तार करके ले गई है। ये जवाब इतना गैर मुतवक्के था कि एक लम्हे के लिए प्रदीप राव को ज़मीन घूमती हुई महसूस हुई। खौफ, नफ़रत और मायूसी ने उसके चेहरे की अजीब सी हालत बना दी थी। वो झंझलाए हुए अंदाज में बोला, ये आप क्या कह रहे हैं हेड साहब? क्या वो वाकई जा चुका है? हेड वार्डन उसे मशकूक निगाहों से देखते हुए कुछ सख्त लहजे में बोला, मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, मगर तुम कौन हो और ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? प्रदीप राव से दिल ही दिल में बुरा भला कहते हुए बोझल कदमों से दूर हट गया। उसके चेहरे के तासुरात से मुख्तलिफ पोजीशनें संभाले उसके साथियों ने भी कुछ अंदाज़ा कर लिया था, लिहाजा वो सारी एहतियात बालाए ताक रखते हुए उसके गिर्द जमा हो गए। क्या बात है राव जी, खैरियत तो है? आप यकदम परेशान हो गए हैं। प्रदीप राव गसीली निगाहें उन पर डालते हुए बोला, शट अप, ज़्यादा जिरा की ज़रूरत नहीं, तुम लोग मेरे साथ आओ। वो उनके साथ बैरूनी गेट की जाना बढ़ा। दरख्तों के पीछे छुपे हुए दूसरी दफाई लाइन के तीनों गुंडे भी कुछ हैरानगी के आलम में उनके पास आ गए थे। क्या बात है प्रदीप जी, अब तो 5:30 बज चुके हैं मगर वो अभी तक निकला ही नहीं। प्रदीप उनको मुखातब करते हुए चिड़चिड़े लहजे में बोला, ज़्यादा टर करने की ज़रूरत नहीं, वो 1.5 घंटा पहले यहाँ से जा चुका है। अब ये सोचो कि उस हरामी को कहाँ तलाश करें। सुना है वो CBI के इंटेरोगेशन सेंटर में है।
अगर हम उसे कत्ल ना कर सके तो चीफ हम में से एक को भी ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। लिहाजा फ़ौरन गाड़ियों में बैठो और उस हरामी को तलाश करो, क्योंकि उसकी ज़िंदगी हमारी मौत का पैगाम है। हमें हर हालत में आज उसे मौत के घाट उतारना। उसकी बात अधूरी रह गई थी। चारों तरफ से होने वाली गोलियों की अचानक बौछार ने इन सभी को भून कर रख दिया था। चश्मे ज़दन में वो आठों खाको खून में नहाकर ज़मीन पर पड़े मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़प रहे थे। उन पर होने वाला हमला इतना अचानक और भरपूर था कि एक भी उनमें से ज़िंदा ना बच सका। उसके सिर्फ 2 आदमी जो गाड़ियों के अंदर ड्राइविंग सीट पर मौजूद थे ज़िंदा बचे, मगर जब तक किसी की समझ में आता हमलावर मेन रोड पर खड़ी गाड़ी में बैठकर फरार हो चुके थे। एक बड़े से ड्राइंग रूम में सोफ़ों पर आमने सामने बैठे काला बच्चा और शुक्ला शराब नोशी में मसरूफ़ थे। शाम के साए ढलते जा रहे थे। साकी के फ़राइज़ वो खूब जवान लड़कियां अदा कर रही थी। ये दोनों मोटे गिरधारी लाल की बेटियां थी जो चंद रोज़ पहले तक काला बच्चा का मोतमद खुसूसी था, मगर ज़रा सी गफलत की सज़ा अब उसकी लड़कियों को भुगतनी पड़ रही थी। अब उनकी हैसियत दाश्ताओं से ज़्यादा न थी। बात बात पर काला बच्चा उन्हें डांट कर अपनी दानिश में उनके बाप को सज़ा दे रहा था। इसके अलावा अपने दूसरे आदमियों के लिए इबरत का सामान भी मुहैया कर रहा था। खिलाफ मामूल काला बच्चा निहायत खुशगवार मूड में था। पैग खाली करके तपाई पर रखते हुए नरम लहजे में बोला, तुम दोनों बहनें यूँ सहमी हुई सी क्यों हो? आज तो खुशी का दिन है। इस वक्त मेरे रास्ते का एक बड़ा पथ राजकुमार खून में लथपथ अपनी सारी खुद सरी भूल चुका होगा। थोड़ी ही देर में उसकी मौत की खबर आने वाली है। शुक्ला ने खुशामदी अंदाज में सर हिलाते हुए उसकी तायद की। काला बच्चा मदहोश आवाज़ में बोला, शुक्ला, कल के जश्न के लिए तुमने मेरे तमाम दोस्तों को दावतनामे भिजवाए हैं या नहीं? शुक्ला ने कोई जवाब देने के बजाय इस बात में सर हिलाने पर भी इक्तफा किया। और हाँ शुक्ला, आज बड़ा शुभ दिन है जिसका मुझे मुद्दत से इंतज़ार था। जोधपुर का आइंदा होने वाला राजा मेरी मुट्ठी में होगा और मेरे इशारों पर नाचेगा। यूँ समझो आज के बाद मैं ही जोधपुर का महाराजा होऊंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है शुक्ला? शुक्ला खुशामदीद ढंग से अपनी बत्तीसी निकालते हुए बोला, महाराज आपकी बात कैसे गलत हो सकती है? यकीनन आज के बाद जोधपुर ही नहीं बल्कि पूरे मारवाड़ में आपके सामने आंख उठाकर बात करने की जरूरत किसी को ना होगी। मैं तो ये भी जानता हूँ कि अमली तौर पर आप अभी से महाराजा जोधपुर कहलाने के हकदार बन गए हो। ये सुनकर काला बच्चा ने जोरदार कहका लगाते हुए कहा, इस जश्न के मौका पर पद्मा और श्यामा दोनों को ही आज़ाद कर दिया जाएगा और उनके साथ ही इनके पिता मोटे गधे को भी छोड़ देना। ये कहते हुए उसने छोटी बहन श्यामा का बाजू पकड़ा और उसे अपने बराबर बिठा लिया और खर मस्तियों में मसरूफ़ हो गया। अरे पद्मा, तुम भी आज हमारे पास बैठो। इस खुशी के मौका पर तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। पद्मा पैग में शराब उंडेलते हुए बोली, जगल प्रसाद पांडे जी, आप कबल वक्त ही जश्न मनाने लग गए। समय बदलते देर नहीं लगती। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है। ऐसा ना हो ये खुशी का जश्न किसी मातम में बदल जाए। ऐसा ना हो कि ये खुशी का जश्न किसी मातम में बदल जाए। ये अल्फाज पद्मा के मुंह से बेसाख्ता निकल गए थे, मगर काला बच्चा को लगा जैसे पद्मा ने उसे कोई गाली दे डाली हो। उसके चेहरे पर ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करते हुए भेड़िए की तरह हुर्राया, हरामजादी, तुम्हारी ये जुर्रत के ऐसे शुभ मौका पर ऐसी मनहूस बातें मुंह से निकालो, और फिर तुमने मुझे असल नाम से पुकारने की जुर्रत कैसे की? तुम्हें नहीं मालूम मेरे नज़दीक ये निहायत बदशगुनी की अलामत है। कमज़ोर सी लड़की के होंठों से खून रिसने लगा था। वो दोनों बहनें सहमी हुई हिरनी की तरह खामोश हो गई थी। काला बच्चा के मुंह से निकलने वाले बदबू के भुक्के यकीनन श्यामा को नागवार गुजर रहे थे, मगर मुस्तकबिल के राजा जोधपुर के सामने मुज़ाहमत की जुर्रत कैसे करती? ये जश्न तरब अपने उरूज पर था जब पास पड़े फ़ोन की घंटी मुसलसल बजने लगी। शुक्ला ने फ़ोन उठाया, मगर काला बच्चा ने आगे बढ़कर रिसीवर उसके हाथ से छीन लिया। अरे शुक्ला, ये शुभ समाचार हम खुद अपने कानों से सुनना चाहते हैं। यकीनन राजकुमार की मौत की खबर होगी, जिसके बाद ना सिर्फ जोधपुर की रियासत बल्कि राजघराने की खूबसूरत राजकुमारियों पर भी हमारा तसर्रुफ होगा। ये कहते हुए उसने रिसीवर कान से लगाया। यस, काला बच्चा स्पीकिंग। क्या कहा? एसपी जगदीश चंद्र बात करेंगे? ठीक है, बात कराओ।
हाँ भाई एसबी, कहो क्या बात है। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ को सुनकर उसे यूँ लगा जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा उसके कानों में डाल दिया हो। महाराजा, सेंट्रल जेल के बाहर आपके 8 आदमी कत्ल कर दिए गए हैं। और काला बच्चा तकरीबन चीख पड़ा था। नहीं, ये नहीं हो सकता एसपी, तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुम झूठ बोल रहे हो। ये कहते हुए रिसीवर उसके हाथ से छूट कर नीचे जा पड़ा। शुक्ला रिसीवर थाम कर कुछ देर गुफ्तगू करता रहा। उसका चेहरा भी धुले हुए लट्ठे की मानिंद सफ़ेद पड़ गया था। कितनी ही देर कमरे में मौत का सन्नाटा तारी रहा। आखिर शुक्ला ने हिम्मत करके आहिस्तगी से कहा, चीफ ये सब कुछ कैसे हो गया? काला बच्चा लफ्ज़ चबाते हुए बोला, जिस आदमी के साथी तुम जैसे गधे हों, इसके साथ और हो भी क्या सकता है? शुक्ला ये सुनकर बगलें झांकने लगा। दोनों का नशा पूरी तरह हरण हो चुका था। काफ़ी देर तक सभी अपनी अपनी जगह बुत से बन के रह गए थे। फिर काला बच्चा के होंठों को जुम्बश हुई। अब जो कुछ भी करना हुआ मैं खुद करूँगा। वो राजकुमारी का बच्चा अकेला ये सब कुछ नहीं कर सकता। ये सारी कारस्तानी उस मुंशी खां की है। अब वो मच्छर की औलाद कब्र में भी छुप जाए तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। अब राजकुमार से पहले उसे मरना होगा। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो दोबारा बुड़बुड़ाने लगा, ये दोनों लड़कियां इंतहाई मनहूस हैं। असल में ये सब कुछ इनकी बदशगुनी की वजह से हुआ है। जब से मैं इन दोनों के करीब आया हूँ, बदबख्ती ने मेरा घर देख लिया है। मगर मैं भी इनकी नहुसत से ऐसे पीछा नहीं छुड़ाऊंगा, बल्कि इनकी नहुसत से पीछा छुड़ाने का बेहतरीन तरीका ये होगा कि ये दूसरों के लिए एक निशान इबरत बन जाएं। दोनों लड़कियां पहले से भी ज़्यादा खौफजदा हो गई थी। दहशत के मारे उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। मगर लगता था कि काला बच्चा वक्ती तौर पर दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है। शुक्ला की तरफ देखते हुए सर्द लहजे में बोला, तुम ऐसा करो, इन दोनों लड़कियों की पेशानी पर मैं मनहूस हूँ कि शुभ गदवाकर यहाँ से निकाल दो, ताकि आइंदा कोई और उनके हुस्न के चक्कर में फंसना भी चाहे तो उनका चेहरा देखकर उनसे दूर रहे। शुक्ला ये हुक्म सुनकर सख्ते में आ गया था। उसे ये तो इल्म था कि काला बच्चा शगुन के मामले में हमेशा से वाहमी रहा है, मगर वो इस हद तक शकी है इसका उसे गमान भी न था। मगर वो ये भी जानता था कि हुक्म अदूली की सूरत में उसका हशर भी घरदारी लाल जैसा हो सकता है। श्यामा और पद्मा ने उसके सामने बड़े हाथ पांव जोड़े, मगर वो इन दोनों की इज्जत और आबरू तो बर्बाद कर ही चुका था। उनके चेहरों को तो यूं हमेशा के लिए बर्बाद न करे। मगर उसका वक्त पर कोई असर न हुआ। चंद ही घंटों में उसने जिस्म गोदने वाले बुलवा लिए और अपने सामने दोनों की पेशानियों पर जली हरूफ में मैं मनहूस हूँ के अल्फाज गदवा दिए थे। उस वक़्त वो दोनों बेकस लड़कियाँ जिंदा लाशों की मानिंद बैठी जाने क्या सोच रही थी। उन्होंने मामूली सी ज़हमत भी की, मगर भला हटे कटे बदमाशों के सामने उनकी क्या चलती। उनके चेहरों की तरह रूह भी दागदार होकर रह गई थी, मगर आँखों के आंसू खुश्क से होकर रह गए थे। तभी तो वो पलकें झपकाए बगैर सामने पड़ी कृष्ण भगवान की मूर्ति की जानब यकटुक देखे जा रही थी, और कृष्ण भगवान अपनी बांसुरी थामे उन्हें मुस्कुराते हुए देख रहे थे। कुछ देर बाद उन दोनों को उनके घर पहुंचा दिया गया। अलबत्ता उनके बाप गर्दारी को काला बच्चा ने अपनी तहवील में ही रखा। राजकुमार को जेल से सीधा फार्म हाउस लाया गया था। उसकी रिहाई का सुनकर मुंशी खां भी इंडियन एयरलाइंस की शाम वाली फ़्लाइट से जोधपुर पहुंच गया था। रात के खाने के बाद वो सभी लोग हाल नुमा कमरे में बैठे बातचीत में मसरूफ़ थे। राजकुमार को इल्म हो चुका था कि उसके कत्ल के लिए आने वाले 8 आदमी मुंशी खां के आदमियों के हाथों मारे जा चुके थे। इसने इस सिलसिले में कई बार मुंशी खां का शुक्रिया अदा किया था, क्योंकि अब ये बात शक व शुबा से बालातर हो गई थी कि अगर मुंशी खां के आदमी वक़्त से पहले पुलिस अफसरों के बेस में उसे जेल से ना निकालते तो वो यकीनन हमलावरों की गोलियों का शिकार हो चुका होता। काफ़ी का मेज़ कप पर रखते हुए राजकुमार बावकार लहजे में बोला, मिस्टर खान, मेरी ये ज़िंदगी आपका दिया हुआ जीवन दान है। मैं कोशिश करूँगा कि अपने इस नए जीवन में इलाके के सभी मज़लूम तबकों ख़ुसूसन मुसलमान शहरियों के साथ मुनसिफाना बर्ताव कर सकूँ। मुंशी खां बोला, आप बार बार इस बात का तज़किरा करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं।
बहरहाल अगर आप मुसलमान और दीगर पिसे हुए तबकों को उनके हुकूक दिलाने में मुआवनत कर सके तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा काम होगा। अब आपका क्या प्रोग्राम है? राजकुमार बोला, मैं अभी अपनी रिहाइश गाह मुंतकिल हो जाऊंगा, अलबत्ता आप लोगों से मेरा राबता ज़रूर रहेगा। मुंशी खां बोला, मगर काला बच्चा इस वक्त अपनी नाकामी के सदमे से पागल हो चुका होगा, वो आपके ख़िलाफ़ कोई इंतहाई कदम भी उठा सकता है। राजकुमार खुश दिली से मुस्कुराते हुए बोला, इन अच्छे जज्बात के लिए आप लोगों का शुक्रिया, मगर आप चिंता न करें, मैं इतना तारने वाला नहीं जो आसानी से काला बच्चा के हाथ चढ़ जाऊं। लाइल्मी में मारा जाता तो अलग बात थी। इसके बाद उसने राजघराने में अपने एतमाद के आदमियों से रब्ता किया जिन्होंने उसकी खैरियत पर इत्मीनान का इजहार किया। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से राजमहल के लिए रवाना हो गया। उसके जाने के बाद मुंशी खां सिकंदर से मुखातब होते हुए बोला, क्या बात है सिकंदर मियाँ, तुम बड़े चुप हो। सिकंदर खामोशी से उसे देखता रहा। अलबत्ता ज़ीनत धीरे धीरे बोली, खान, इसकी खामोशी का सबब आप या हमसे छुपा हुआ नहीं, हमें इनकी वालदा की रिहाई पर भी तवज्जो देनी चाहिए। महल सिंह ने भी सारे हिलाते हुए ज़ीनत की तायद की। मुंशी खां कुछ तवक्कुफ़ के बाद बोला, यकीनन आप लोग सही कह रहे हैं, मगर मैं इस तरफ से गाफिल नहीं हूँ। मेरे चंद आदमी इस काम पर मामूर हैं और टोल लगा रहे हैं कि उन्हें कहाँ रखा गया है। मुझे यकीन है कि जल्द ही कोई काम की बात हमें मालूम हो जाएगी। सिकंदर कुछ देर मुंशी खां की आंखों में झांकता रहा, फिर ठोस लहजे में बोला, मुंशी खान जी, ये तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम इस मामले में इतनी दिलचस्पी ले रहे हो, मगर मैं ख़ुद भी दिल्ली जाकर अपने तौर पर इस हवाले से कोशिश करता हूँ। मुंशी खां बोला, ठीक है, तुम एक दो रोज़ देख लो, अगर इस दौरान कोई हतमी बात मालूम ना हुई तो तुम अपने तौर पर भी कोशिश कर देखना, मगर अकेले तुम कुछ नहीं कर सकोगे, मुझे इस बारे में शुबा है। सिकंदर के बोलने से पहले महल सिंह और ज़ीनत तकरीबन बैक वक्त बोले, खान साहब, सिकंदर अकेला नहीं है, हम दोनों भी इसके साथ जाएंगे और जो कुछ हो सका इस हवाले से ज़रूर करेंगे। मुंशी खां किसी कदर तल्ख लहजे में बोला, मेरे दोस्तों, तुम सभी थोड़े से जज्बाती हो रहे, ये मसला इतना आसान नहीं है। सिकंदर साहब, फ़र्ज़ करें आप दिल्ली जाते हैं तो मुझे ख़दशा है कि कुछ करने से पहले आप धर लिए जाएंगे। सिकंदर को मुंशी खां का ये अंदाज़ पसंद नहीं आया था। मिस्टर खान, आप जानते हैं कि मैं दिल्ली में राह के कुछ ठिकानों और लोगों को जानता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि पाकिस्तानी डेस्क के किसी ज़िम्मेदार अफसर को अगवा करके ज़बरदस्ती उससे उगलवा लूँ कि मेरी वालदा को कहाँ रखा गया है। मुंशी खान उसे यूँ देखा जैसे किसी ने कोई बचकाना बात कह दी हो, लेकिन वो कोई तल्ख बात करके माहौल को ख़राब नहीं करना चाहता था। लिहाजा धीमे लहजे में बोला, ठीक है मिस्टर सिकंदर एंड कंपनी, आप मुझे 2 दिन दें, इसके बाद आपको दिल्ली पहुंचा दिया जाएगा ताकि आप अपनी सलाहियतें आजमाएं। इसी दौरान कमरे में खलील दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर दबे दबे जोश के आसार थे। मुंशी खां उसकी ये कफ़ियत भांप कर बोला, खलील, लगता है कोई नई खबर लेकर आए हो। खलील सामने कुर्सी पर बैठते हुए बोला, हाँ खान, चंद खबरें तो हैं मेरे पास, पता नहीं आपके नज़दीक इनकी क्या अहमियत है। मुंशी खां बोला, कुछ बताओ भी या तमहीद ही बांधते रहोगे। बाकी सब लोग भी पूरी तरह से खलील की जानिब मतवज्जो थे।